हेलो एवरीवन, आर ओ आर ओ 2023 की हिस्ट्री रिवीजन की इस सीरीज़ में आज हम देखेंगे प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है हेरोडोटस से। यूनानी लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उनकी पुस्तक हिस्टोरिका में उन्होंने इतिहास से संबंधित कुछ विवरण प्रस्तुत किए थे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। एक तरफ दी हुई है रचनाएं, दूसरी तरफ उनके लेखक। तो अष्टाध्यायी संबंधित है पाणिनि से। अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा है, पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, और निरुक्त के द्वारा लिखा गया है। निरुक्त लिखा गया है यास के द्वारा, और वार्तिक लिखा गया है कात्यायन के द्वारा। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो वह है विशाखदत्त। यह एक गुप्तकालीन लेखक है। मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित रचना है। मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं विशाखदत्त। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई हैं? अमरकोश, कामसूत्र और मेघदूत, यह तीनों ही रचनाएं गुप्त शासक विक्रमादित्य द्वितीय के नवरत्नों में शामिल व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई हैं। नवरत्नों में जो शामिल थे। और मुद्रा राक्षस भी एक गुप्तकालीन रचना है जो कि विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार चारों ही सही हैं। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार हैं आचार्य दंडन। इसको याद रखने की ट्रिक है, आचार्य दंडन ने 10 कुमारों को इस प्रकार ट्रेंड किया कि सभी 10 राजकुमारों को राजदंड प्राप्त हो गया, यानी राज्य प्राप्त हो गया। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा? तो वह है आचार्य दंडी। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो यह लिखा है महाकवि कालिदास जी ने। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो यह 3 नाटक मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभव, ये तीनों ही कालिदास जी द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन जानकी हरणम कालिदास जी द्वारा नहीं लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? तो यह है उत्तर रामचरितम। यह भवभूति के द्वारा लिखी गई है। भवभूति बहुत ही उत्कृष्ट रचना है, करुण रस प्रधान यह रचना है भवभूति की, उत्तर रामचरितम। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। तो यह है नाट्य शास्त्र से। नाट्य शास्त्र में भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित जानकारी मिलती है। सुमेलित करना है। पाणिनि के द्वारा लिखी गई है अष्टाध्यायी, वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है कामसूत्र, चाणक्य के द्वारा लिखी गई है अर्थशास्त्र, और कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है राजतरंगिणी। कल्हड़ की पुस्तक का नाम है तो वह है राजतरंगिणी। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कश्मीर के इतिहास से। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है पाणिनि के द्वारा, आचार्य पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़वहो लिखी गई है। तो यह लिखी है वाकपति के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिए हुए हैं लेखक और सूची 2 में है उनकी रचनाएं। यहाँ पर 12वीं की रचना है किरातार्जुनीयम। कर्पूर मंजरी आगे दी है। कर्पूर मंजरी रचना राजशेखर की है, और मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है, और नागानंद रचना है श्री हर्ष की, सम्राट हर्षवर्धन की नागानंद है। किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखा है? तो वह है आचार्य भारवी। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? यानी महाभारत के कथानक पर आधारित कौन कौन सी पुस्तकें हैं?
तो यह है नैषधीय चरित, किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वधम। यह तीनों रचनाएं महाभारत पर आधारित हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ दिए हुए हैं विद्वान और दूसरी तरफ उनके क्षेत्र दिए हैं, उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया है। तो विशाख दत्त के द्वारा नाटक लिखे गए हैं, वह एक नाटककार हैं। वराह मिहिर एक खगोल विज्ञानी हैं। चरक चिकित्सक हैं और ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो यह है चिकित्सा से संबंधित। वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। तो यह आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है पंच सिद्धांतिका। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो वह है, यहाँ पर कालिदास सुमेलित है, भास स्वप्न वासव दत्तम ये भी सुमेलित है, और यहाँ पर है सुबंधु कादम्बरी रचना है बाणभट्ट की। तो ये सुबंधु के द्वारा नहीं लिखी गई है, इसलिए ये सही है। सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा रत्नावली लिखी गई है। मिलिंद पन्हो यह एक पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पन्हो लिखा हुआ है। पाली और प्राकृत भाषाओं में ही इस तरीके के नाम मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है। तो यह है मिनांडर, जिसको पाली भाषा में मिलिंद कहा गया है, वास्तव में यह मिनांडर है। तो इसी यवन शासक पर प्रकाश डालता है यह बौद्ध ग्रंथ। राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद है इस पुस्तक में। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। भिक्षु थे तो वे थे नागसेन, यह एक बौद्ध भिक्षु है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है कि कौन से ग्रंथ जैन ग्रंथ हैं। तो यहाँ पर नेति प्रकरण बौद्ध ग्रंथ है और अवधान शतक भी एक बौद्ध ग्रंथ है, जबकि परिशिष्ट बर्वन हेमचंद्र जो कि एक जैन थे, हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। और त्रिषष्टि लक्षण महापुरुष भी, यह भी जैन धर्म से संबंधित है। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है तो वह है मिलिंद पन्हो। नागसेन के द्वारा लिखी गई मिलिंद पन्हो में 8 प्रकार की कृषि कर्मों की जानकारी मिलती है, 8 अवस्थाओं की कृषि कर्म। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिए हैं दरबारी कवि और दूसरी तरफ दिए हैं उनके संरक्षक राजा। किसने उन कवियों को संरक्षण दिया है। तो अमीर खुसरो को संरक्षण दिया है अलाउद्दीन खिलजी ने। कालिदास को संरक्षण दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। हरिशेन को संरक्षण दिया है समुद्रगुप्त ने। और बाणभट्ट को संरक्षण दिया है हर्षवर्धन ने। राजतरंगिणी का लेखक कल्हड़ के समय का शासक है। किसके समय में राजतरंगिणी लिखी है कल्हड़ के द्वारा। तो यह है जयसिंह, कश्मीर के शासक हैं जयसिंह। कल्हड़कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं। तो इसमें है 8 तरंग। कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया है। तो यह बढ़ाया है जोनराज एवं श्रीवर के द्वारा बढ़ाया गया आगे। कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी की रचना जयसिंह, कश्मीर के राजा जयसिंह के समय में की गई और इसकी रचना 1128 से लेकर 1149 ईस्वी तक की गई और इन्होंने इसकी रचना को पूरा किया। लेकिन आगे के इतिहास को जोनवर एवं श्रीवर के द्वारा लिखा गया और इनको जोनवर और श्रीवर को संरक्षण दिया था जैनुल आबिदीन ने, जिनको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। सौंदरानंद किसकी रचना है। तो यह है अश्वघोष की रचना। अश्वघोष एक बौद्ध विद्वान है, इन्होंने सौंदरानंद की रचना की है। इसके अलावा इन्होंने बुद्ध चरित और सारीपुत्र प्रकरण जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं, जिसमें अश्वघोष की सौंदरानंद काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बुद्ध चरित तो अक्सर एग्जाम में पूछी ही जाती है।
नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक कौन हैं? तो वह हैं राजा हर्षवर्धन, वर्धन वंश के राजा सम्राट हर्षवर्धन हैं। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन राजाओं का लेखन किया था? हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया है? तो वह है प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई है? ये राजा हैं हर्षवर्धन, तो यह की गई है प्रियदर्शिका की। निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो यह है बृहत संहिता। बृहत संहिता एक गुप्त काल में लिखी गई विश्वकोश है जो कि संस्कृत भाषा में है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेंद्र क्यों प्रसिद्ध थे? तो यह थे नाटककार के रूप में प्रसिद्ध थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित हैं? मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। बुद्ध चरित वसुबंधु के द्वारा नहीं लिखी गई है, अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। अश्वघोष मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है और हर्षचरित प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के द्वारा लिखी गई है। इसलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। एक 3 और 4 सही ऐसे है। वीडियोस को देखते रहने के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। बड़ा बेल आइकन हट प्रेस के करें द्वारा ताकि आपको लिखी जल्द से गई है, जल्द इसलिए वीडियो की नोटिफिकेशन एक 3 और 4 सही है। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं, तो यह कथन गलत हो जाता है। पाणिनि जो कि नंद वंश के नंद के समकालीन है, महापद्म नंद के समकालीन है और पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं पतंजलि जिन्होंने इनके अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित हैं, बिल्कुल ही गलत। अमर सिंह यह गुप्तकालीन है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं, यह सही है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक हैं, तो केवल 3 सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिए हैं ग्रंथकार और सूची 2 में दिए हैं मूल ग्रंथ। वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई है बृहत संहिता, विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है देवी चंद्रगुप्तम और शूद्रक के द्वारा लिखी गई है मृच्छकटिकम और बिल्हड़ के द्वारा लिखी गई है विक्रमांक देव चरित। जबकि प्रबंध चिंतामणि लिखी गई है मेरुतुंग के द्वारा। मेरुतुंग के द्वारा। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो यह पद्मगुप्त का नवसहस्रांक चरित भी है, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि भी है और उदयपुर प्रशस्ति भी है। परमार राजवंश के बारे में इन सभी से विवरण मिलता है, तो ये इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कर्पूर मंजरी हर्ष के द्वारा नहीं लिखी गई है, मालविकाग्निमित्रम कालिदास के द्वारा, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा और सौंदरानंद अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। जबकि कर्पूर मंजरी राजशेखर के द्वारा लिखी गई है, राजशेखर। शाकुंतलम किसने लिखा है? तो ये लिखा है कालिदास जी ने। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो वह नहीं है मृच्छकटिकम, यह शूद्रक की रचना है। और बाकी तीनों मेघदूतम, ऋतुसंहारम और विक्रमोर्वशीयम, ये तीनों ही कालिदास जी की रचनाएं हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था, तो वह था अग्निमित्र। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग का बेटा था अग्निमित्र। इसी के ऊपर लिखी गई है यह रचना अग्निमित्र। यह एक प्रणय कथा यानी यह एक प्रेम कहानी है जिसमें नायिका है मालविका और नायक है अग्निमित्र।
प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो वह है मालविकाग्निमित्रम। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं तो वह हैं कवि भास। अवंती की राजकुमारी जो कि चंड प्रद्योत की पुत्री थी वासवदत्ता इनके और वत्स जनपद के राजा उदयन की प्रेम कथा है स्वप्न वासवदत्ता। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन हैं? तो यह हैं जयदेव। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो यह थे लक्ष्मण सेन। बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में थे जयदेव। गीत गोविंद का रचयिता कौन है? तो वह है जयदेव। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ दिए हैं रचनाएं और दूसरी तरफ दिए हैं उन रचनाओं के विषय। अष्टांग संग्रह का विषय है आयुर्विज्ञान। 10 रूपक का विषय है नाट्य कला। लीलावती का विषय है गणित और महाभाष्य का विषय है व्याकरण। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह एक कथन मिलता है गीता में। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। तो यह है संगम साहित्य। मिलिंद बन्नों और जातक कथाओं में भारत के प्राचीन व्यापारिक मार्गों की जानकारी मिलती है, उनमें पर्याप्त विवरण दिया है, जबकि संगम साहित्य में व्यापारिक मार्गों का कोई विवरण नहीं मिलता है। संगमकालीन जो व्यापारिक मार्ग हैं उनका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी इस पुस्तक से मिलता है, जो कि किसी अज्ञात लेखक के द्वारा लिखी गई है। उस लेखक का नाम नहीं मिलता है। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह कहा गया है महाभारत में। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय भाषाओं एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो वह है पंचतंत्र। सबसे ज़्यादा अनुवाद की जाने वाली ये पुस्तक है। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है तो यह लिखी गई है विष्णु शर्मा के द्वारा। विष्णु शर्मा। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ उनकी ग्रंथ या रचनाएं हैं। तो यहाँ पर सर्ववर्मा की कृति है कातंत्र, शूद्रक की कृति है मत्स्यकटिकम, विज्ञानेश्वर की कृति है मिताक्षरा और राज कल्हड़ की कृति है राजतरंगिणी। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, उनमें से पता करना है सही कौन सा है। मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाएं भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। ये बिल्कुल ही गलत है। ज़्यादातर पूरे भारत में यह कथन गलत है। पूरे भारत में लगभग मिताक्षरा सिस्टम को फॉलो किया जाता है, और जबकि दाएं भाग से जो पद्धति है ये कुछ हद तक बंगाल की तरफ फेमस है। दोनों ही ज़मीन के या संपत्ति के बंटवारे से संबंधित हैं। इसमें जाति का कोई रोल नहीं है, जाति के हिसाब से इसमें कुछ नहीं है। दूसरा कथन है मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाएं भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अपना अधिकार का दावा कर सकते थे। तो ये बिल्कुल सही है। मिताक्षरा सिस्टम में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का बंटवारा करा सकते हैं, बंटवारे का दावा कर सकते हैं, जबकि दाएं भाग व्यवस्था ये कहती है कि पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते हैं। तो ये कथन सही है। कथन 3 कह रहा है कि मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दाएं भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। तो यह बिल्कुल उल्टा है। जो यह दाएं भाग के लिए कहा गया है वह वास्तव में मिताक्षरा का सिस्टम है। मिताक्षरा में यह व्यवस्था की गई है कि परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर यह विचार करती है, जबकि दाएं भाग केवल
केवल पुरुष सदस्यों के अधिकार पर विचार करती है। तो यह कथन भी गलत हो जाता है, तो इसमें कथन केवल 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो वह है भास्कर। इनको भास्कर आचार्य भी कहा जाता है। लीलावती के लेखक भास्कर द्वितीय थे, तो यह थे गणितज्ञ। वास्तव में लीलावती के लेखक भास्कर द्वितीय के द्वारा पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि लिखी गई थी, जो कि 4 भागों में बटी हुई है। उसमें से एक भाग है लीलावती। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे, तो वह थे भास्कराचार्य। आर्यभट्ट थे, तो यह थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की? तो यह की है आर्यभट्ट ने। इन्होंने दशमलव की खोज की है, जबकि आम चर्चित धारणा यह रहती है कि इन्होंने शून्य की खोज की है। शून्य की खोजकर्ता का नाम हमें ज्ञात नहीं है, भारत में ही शून्य की खोज हुई है, लेकिन आर्यभट्ट के द्वारा दशमलव पद्धति की खोज की गई है, दशमलव की। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन था? तो वह थे महेंद्र वर्मन। यह एक पल्लव शासक हैं, पल्लव राजा हैं ये। इनके द्वारा मत विलास प्रहसन नामक एक पुस्तक लिख। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है, तो यह बताया गया है वायु पुराण में, जबकि महाभारत में महानदी का नाम चित्रोत्पला बताया गया है। एक ही नदी के कई नाम चर्चित रहते हैं, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम मिलते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो यह संबंधित है समाज व्यवस्था से। समाज की क्या व्यवस्था थी, उससे संबंधित है, समाज की व्यवस्था के नियमों से। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, तो मनु को प्राचीन भारत के पहले विधि निर्माता के रूप में देखा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो वह माना जाता है मनु को। हालांकि इनके नियम थे वह बहुत ही कठोर नियम थे, आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं हो सकते वो नियम। शून्य का आविष्कार किया था, तो वह किया था किसी अज्ञात भारतीय ने। शून्य की खोज की है, तो वह की है भारतीयों ने। भारतीयों से शून्य का ज्ञान अरब यात्रियों तक पहुंचा और अरब लोगों ने इसे यूरोप तक पहुंचाया। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें एक ही पुस्तक जो कि काफ़ी चर्चित है वही गलत दी हुई है, द नेचुरल हिस्ट्री। यह प्लिनी द एल्डर की पुस्तक है, टॉलमी की नहीं है। यह है प्लिनी द एल्डर की पुस्तक। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो वह है वीणा। वीणा भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। आप देखेंगे वीणा के साक्ष्य बहुत पुराने समय से मिलते हैं। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और उस प्रकार के सिक्कों को वीणा वादन प्रकार कहा गया है।